इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अध्यक्ष श्री प्रवीण धारीवाल जी, संयोजक श्री सुदेश तिवारी जी, श्रीमती रचना चौधरी जी, श्री संजीव श्रीवास्तव जी, श्री मनोहर कंबोडिया जी, श्री राजेंद्र वाघमारे जी, श्री आलोक वाजपेयी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी समाज में ज्ञान के संवहन में लगे हुए पत्रकार बहन और भाई। जैसा कि अभी गजोली जी ने भी कहा, देखिए आज कितने सुखद संयोग है कि आज हम अहिल्याबाई जी की धरती पर हैं और हनुमत जयंती। हनुमान जी के साथ समस्या क्या थी? शक्ति तो अपरिमित थी, परंतु वो शक्ति भूले हुए थे। किसी को आवश्यकता पड़ती थी कि शक्ति याद दिलाई जाए। तो आज भारत भी, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जो अनादिकाल से आज तक अपने को बचा कर रखी हुई है, वो भी अपनी शक्ति भूली हुई है और अब धीरे धीरे उसको शक्ति याद आ रही है। तो मुझे लगता है पत्रकार जगत का वह दायित्व है जो एक दौर में हनुमान जी को याद दिलाने के लिए प्रयोग हुआ था कि पवन तनय सुत पवन समाना, काचु के साथ रहा बलवाना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रकार जगत निश्चित रूप से भारत की सुप्त चेतना को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तीसरा एक और सुखद अवसर है, आज 12 अप्रैल, आज का दिन ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत लैंडमार्क इवेंट का दिन, मनुष्य जाति के इतिहास में बहुत बड़ी घटना आज के दिन हुई थी। 12 अप्रैल 1961 को पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया। यूरी गैगरिन became the first person who entered into space on 12th of April 1961। और उस दिन हम एआई के बारे में चर्चा करें, यानी जिस दिन टेक्नोलॉजी में एक अभूतपूर्व अकल्पनीय छलांग लगाई गई थी, उस दिन हम बैठकर टेक्नोलॉजी के एक विस्मयकारी भविष्य के बारे में विचार कर रहे हैं। परंतु मैं यहां पर, इससे मेरे मन में यह भी विचार आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि उपेंद्र राय जी ने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ समस्या लाएगी, वो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान लाएगी। और सबसे बड़ा समाधान ये निकालेगी कि जिस इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो ये बताएगी कि वो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल भी हो सकती है। इसलिए किसी को अपनी इंटेलिजेंस को बहुत नाश करने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑल्सो प्रूव द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो फिर महत्व किस बात का है? महत्व इस बात का है कि उस इंटेलिजेंस को प्रयोग करने वाला विचार कैसे होगा। यानी इंटेलिजेंस तो बुद्धि का क्षेत्र, मगर मन वो चीज है जो बुद्धि को प्रेरित करे। जो हमारे अंतःकरण समझते गए हैं मन बुद्धि से अहंकार, तो बुद्धि को मन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति माना गया है। अब यहां से मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी एक नए डायमेंशन में प्रवेश करेगी जब ये समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस तो आपने कर लिया, पर उस इंटेलिजेंस का मोटिवेशन फैक्टर कहां पे था? वो था मन। और मन अनुभूति का विषय है। इंटेलिजेंस अनुभूति नहीं करा सकती, बुद्धि प्रतिक्रिया दे सकती है, अनुभूति नहीं करा सकती है। इसलिए मुझे याद आता है कि जब आदमी चांद पे पहुंच गया था और अंतरिक्ष में पहुंच गया था, मैंने बचपन में कविता पढ़ी थी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिमिट है, किस ऊंचाई तक ले जा सकती है और कहां पे जाके वो बन जाती है, उसका अंतर वो बताती है। इंटेलिजेंस हमको ऐसा एनालिसिस दे देगी, ऐसे नॉलेज के बेस पे पहुंचा देगी। और जैसा कि उपेंद्र राय जी ने कहा, कि पूछा गया कि तुमने कैसे हरा दिया, तो उसके अंदर अनुभूति नहीं होगी। तो एक पक्ष में कहना चाहूंगा कि आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा? जो हरित शस्त्र शीतल जल से भी बुझ न सकी, वो भूख प्यास से लिखी कष्ट की करुण कथा। ये जो अनुभूति है सुख की दुख की, ये एआई में होना मुश्किल है। परंतु मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी अगर आप टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखें और उसके समाज और पत्रकारिता में पड़ने वाले प्रभाव को देखें, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 125 ईयर्स जितने भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुए, उसको सिर्फ 3 शब्दों में समराइज कर दिया।
3 वाक्यों में नहीं कह रहा हूं, 3 शब्दों में। तो वो क्या है? एटम कंप्यूटर इंजीन्स, लगभग सब कुछ इसमें आ गया। और यही 3 वो क्षेत्र हैं जहां पर एआई भविष्य में नए द्वार खोलने वाली है। कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर का दौर, जीन्स में नई जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर, और एटम के अंदर जाके नैनो टेक्नोलॉजी का दौर। ये किस प्रकार के द्वार खोलेगा, किस ढंग की चुनौतियां लाएगा और किस ढंग की नई संभावनाएं लाएगा, ये हमारे लिए विचार करने का विषय है। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, अभी जो कंप्यूटर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। आप सबको पता होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म बाइनरी में चल रहा है, 0101। मगर अब जाके हम जब क्वांटम कंप्यूटर के फेस में आएंगे तो वो डिटरमिनिस्टिक मॉडल में नहीं चलता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में चलता है। अब आप कहेंगे डिटरमिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या अंतर है? डिटरमिनिस्टिक मॉडल कहता है 0-1, यानी एक चीज है या नहीं है, इस बेस पर हम कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है जो अनेक संभावनाओं को हम साइमल्टेनियसली एनालिसिस करते हुए जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप में से कोई व्यक्ति जो मंच पे बैठा है वो कोई चीज खाए और कहे ये मीठा है, तो डिटरमिनिस्टिक डिजिटल मॉडल क्या कहेगा? मीठा है तो बाइनरी है, 1 मतलब मीठा है और 0 मतलब मीठा नहीं है। परंतु प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या कहेगा? जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा मीठा है, तो जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनके मन में अनेक संभावनाएं एक साथ क्रिएट होगी, क्योंकि देखिए वो अनुभूति उसकी अलग है। अब आप उस अनुभूति को तलाशने के लिए अनेक संभावनाएं क्रिएट हुई। आपके मन में आना, आम जैसा मीठा है, अमरूद जैसा मीठा है, कि सेब जैसा मीठा है, कि लीची जैसा मीठा है, कि मिठाई जैसा मीठा है, कि जलेबी जैसा मीठा है। और ऐसी मिठास को आपने जीवन में जब जब अनुभव किया होगा, वो सारी संभावनाएं एक साथ आपके माइंड में प्रोसेस होनी शुरू हुई। यानी एक वर्ड से अगर देखें तो सभागार में मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली अराइज करना शुरू हुई। जो कहते हैं ना कि एआई और क्वांटम कंप्यूटर जल्दी कैलकुलेट करें, अब यहीं पर आ सकते हैं। अगर लोगों ने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, जिसको कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स, जहां पर वो वेव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कोलैप्स कर गई, यानी आपको अपने जीवन में जो मीठा सबसे अच्छा लगा होगा, अचानक आपके मन में वो अनुभूति उत्पन्न हो गया, आप कहेंगे ये जलेबी जैसा मीठा है, तो कोई दूसरा कहेगा ये रबड़ी जैसा मीठा है। वो वेव फंक्शन कोलैप्स। इसको आप समझ सकते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज को एक नए डायमेंशन पे ले जा रही है, मगर वो अनुभूति के दरवाजे पर ले जाकर भी खड़ी कर रही है। और जब अनुभूति का विषय आएगा तो आप ये तय मान लीजिए कि अनुभूति पे सबसे बड़ी पीएचडी और सबसे बड़ी एक्सपर्टीज दुनिया में कहीं है तो भारत में। क्यों? अगर आप देखें तो भारत में ये क्षमता क्यों है? हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं जहां आज तक आपने क्रांति नहीं सुनी होगी। रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, सब बड़े देशों में क्रांति हुई, भारत में क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत में सब कुछ बाहर नहीं खोजा जाता, भारत में कहा जाता अंदर जाके। इसीलिए जब आप अंदर जाते हैं तो पहले तो आपको लगता है कि आप डाउनवर्ड नीचे उतर रहे हैं, लेकिन स्टेज के बाद आपका अपवर्ड मोशन शुरू हो जाता है। जिसे आप मकर संक्रांति वर्ड कहते हैं। मतलब क्या होता है कि दक्षिण की तरफ से सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है, तो जब हम अपनी ऊर्जा को डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ले जाने में सफल होते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। भारत संक्रांति की भूमि है, क्रांति की भूमि है। और वो संक्रांति की भूमि है। आप कहेंगे ये तो बड़ी फिलॉसफिकल सी बात हो गई, इसमें प्रैक्टिकलिटी क्या है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकलिटी देखिए, कुंभ में 66 करोड़ लोग एकत्र हुए और एक भी छेड़खानी का केस नहीं दर्ज हुआ। आप सोचिए, एक भी प्रकार के मारपीट के केस नहीं दर्ज हुए। एक दुर्घटना हुई वो बात अलग थी, परंतु एक भी केस मारपीट का, एक भी केस छेड़खानी का, इतने करोड़ लोग 45 दिन तक आए नहीं हो, यह दिखाता है कि सोसाइटी के अंदर कोई एक इनहेरेंट सॉफ्टवेयर है जो एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे जाके आपको रोकता है। और 50 लाख लोग बाहर से आए, वो किस लिए आए?
अरे उनके पास तो रुपया है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, किस लिए आ रहे हैं भाई यहाँ और किसको देखने आ रहे हैं? एक नागा सन्यासी को जो किस चीज के लिए? देखिए दुनिया के सॉफ्टवेयर ने हमें क्या बताया कि दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा किस काम के लिए करता है? कहते हैं साहब मार्क्स लेना पैसे के लिए करता है, बस पैसा आ जाए सब कुछ खुश, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा तो भैया। तो दूसरे ने कहा सिगमंड फ्रायड ने कहा नहीं पैसा नहीं फिजिकल प्लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर एक वो फ्रेंच थिंकर था जिसने कहा नहीं नेम एंड फेम ज्यादा इंपॉर्टेंट कि समाज में मेरी इज्जत हो। फिर जैसा कि अभी उपेंद्र राय जी बता रहे थे, एक मैक्स वेबर हुए जिन्होंने सांस्कृतिक प्रभाव आर्थिक विकास में कैसे होगा उस पर अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जो रोमन कैथोलिक कंट्रीज हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, प्रोटेस्टेंट कंट्रीज ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच प्रोटेस्टेंट में है, रोमन कैथोलिक कंट्रीज में नहीं। जो उन्होंने 1910 और 20 में कहा तो ये सच भी था। ग्रीस ग्रो नहीं कर रहा, यूनान ग्रो नहीं कर रहा, ईस्टर्न यूरोप ग्रो नहीं कर रहा था, ये सब रोमन कैथोलिक। जो प्रोटेस्टेंट थे ब्रिटेन ग्रो कर रहा था, अमेरिका ग्रो कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ग्रो कर रहे थे। उन्होंने एक और बात लिखी थी, उन्होंने कहा था दो कंट्रीज देश में ऐसे जो कभी ग्रो ही नहीं कर सकते, ये हमेशा धरती में बाहर रहेंगे, भारत और चीन। उन्होंने कहा चूंकि ये हिंदू है और बौद्ध है, ये तो कर्म में विश्वास रखते हैं, ये तो अगले पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं, ये तो इस चीज के बारे में विश्वास ही नहीं रखते कि मुझे जाकर छीन कर प्राप्त करना है। अब पूछिए मार्क्स वेबर जहां होंगे उनसे आप पूछिए क्या क्या स्थिति 100 साल के बाद। इसीलिए कई बार आप तात्कालिक इंटेलिजेंस से जो भी सोचते हैं हम कहां से कहां दुनिया पहुंचती है। अब मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि जो लोग आए विदेश से, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन कॉमन भी आई। आप सोचिए वो लोग यहाँ आकर क्या प्राप्त कर रहे हैं? जानते क्या प्राप्त कर रहे हैं? वो कुछ ऐसा देख रहे थे कि उनकी थिंकिंग पूरी तरीके से स्तब्ध हो जाती है। जब वो नागा सन्यासी को देखते थे तो उन्हें लगता था ना तो ये पैसे के लिए कर रहा है, न ये फिजिकल प्लेजर के लिए, और न इसको नेम ऑफ फेम चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि नागा सन्यासी के पास कोई जाए जिसका काम हो गया हो, थैंक्स देने जाए तो वो लोग टांग रपट के भगा देते हैं। कभी कभी लगता गाली गलौज से भगा देते हैं। आप लोग लगता है ये कौन सी बात है, हम तो इसको थैंक्स देने आए थे, आप नहीं समझ पाते हो ऐसा करो। उनको पता है कि प्रसिद्धि से भी दूर रहना है, वरना प्रसिद्धि भी माया का एक हिस्सा है, जिसे कहते हैं कंचन कामनी और कीर्ति। इसमें कीर्ति का मोह सबसे प्रबल होता है, तो वो उससे भी अपने को डिस्टेंस रखना चाहते हैं। इसलिए जब वेस्ट का व्यक्ति आता है तो उसकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति उसे क्या संदेश देती है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश है सिर्फ तन। और यहां पर मैक्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्रायड भी फेल। जो ये कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, ये बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अनुभूति का विषय। और जब आप अनुभूति के विषय में आएंगे तब आप इंटेलिजेंस के बियॉन्ड जाने में सफल होंगे। तो भारत उस चीज को दर्शाता है। और एक और बात आप समझिए, जो जो हम इस फील्ड में आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, यदि आप ये समझें कि दुनिया की राजनीति को टेक्नोलॉजी ने कैसे बदला और समाज को राजनीति टेक्नोलॉजी ने कैसे बदला। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वर्ल्ड का पावर सेक्टर कौन था? यूरोप, ब्रिटिश साम्राज्य था, जो कि पावर सेंटर बनने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो सब यूरोप के पास था। आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, उस समय फाइटर प्लेन्स होने चाहिए, आर्टिलरी होनी चाहिए, टैंक्स होने चाहिए, फाइटर प्लेन्स होने चाहिए। ये सब तो यूरोप में, ब्रिटेन और जर्मनी के पास था। मगर सडनली अमेरिका ने एक नई चीज निकाली, एटम बम। अब उसके बाद आपके सारे फाइटर प्लेन्स, आर्टिलरी, मशीन गन सब बेकार हो गया। टेक्नोलॉजी का पैराडाइम शिफ्ट हुआ और पावर का पैराडाइम शिफ्ट होकर यूरोप से अमेरिका में चला। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूं तो मेरे मन में इस प्रकार का विचार स्वाभाविक रूप से आता है। अब आप देखिए, फिर आज अमेरिका में सबसे अधिक प्रॉस्परस इलाका कौन है? वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस में। क्यों? जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, अब टेक्नोलॉजी का नया डायमेंशन खुलने लगा और अमेरिका में जो पहले ईस्ट कोस्ट ज्यादा पावरफुल माना जाता था, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी का इलाका, अब सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस की बेल्ट की तरफ चला गया।
यानी ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी बदलती है तो दुनिया कैसे बदलती है। हम लोगों को ये देखना होगा कि इस बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में भारत कहां पे खड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पत्रकार के रूप में विश्लेषण करते हैं, अक्सर साल 2 साल का विश्लेषण करते हैं, बहुत हुआ अगले चुनाव का विश्लेषण करते हैं, यानी बहुत विश्लेषण होगा तो 2029 में क्या होगा इसका विश्लेषण होगा। बहुत किसी ने सोच लिया तो एक चुनाव और आगे का विश्लेषण करेंगे 2034, इसके आगे नहीं। पर जब आप टिकेट्स और सेंचुरीज में विश्लेषण करते हैं तो आपको समझ में आता है कि समाज कहां जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहां जा रही है और राजनीति कहां जा रही है। अब आप देखिए 25-25 साल के 5 कालखंडों में पिछले 125 साल का विभाजन करेंगे। 1900 से 1925 फंडामेंटल साइंस खोली जा रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1897 में खोजा गया, प्रोटॉन 1919 में और न्यूट्रॉन 1931 में। उस दौर में भारत कहीं दिखाई नहीं पड़ता। We were nowhere. Rather than हमारे ऊपर एक स्टैंप था कि हम अंधविश्वासी, वो एक अलग विषय है। उस सॉफ्टवेयर को समझने की जरूरत है क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास है। नेक्स्ट 25 ईयर्स, 25 से 30, 25 से 50, अब इसमें क्या हुआ, एटम बम आ गया, एक नई चीज आ गई। एटम बम वाले दौर में भी हम कहीं नहीं थे, पर कहीं ना कहीं पीछे खड़े हुए थे। न्यूक्लियर एज में हमारा कहीं ना कहीं स्थान था। आप सबने होगी जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा, आप सबने शायद नाम सुना हो कि सत्येंद्रनाथ बोस का नाम सुना है आप लोगों ने। सत्येंद्रनाथ बोस उसी दौर में, ठीक है, उनका रिकग्निशन 2012 में हिग्स बोसॉन आया तब लोगों को समझ में आया सत्येंद्रनाथ बोस की कोई थे। अब आप देखिए अगला चरण, यानी पहले चरण में तो हमारा कहीं नामो निशान नहीं था, इसमें नामो निशान था मगर बहुत पीछे थे। एक दो साइंटिस्ट हमारे यहाँ थे, अमर कुमार राय चौधरी थे, सत्येंद्रनाथ बोस थे, जीसी बोस ने भी कुछ चीजें दी थी। अब आता है थर्ड क्वार्टर 1950 से 75, अब आए स्पेस एज। अब स्पेस एज में हम कहीं ना कहीं दिख रहे थे। भारत रत्न आर्यभट्ट जो बुद्धेव था 1975 आते आते कर दिया। इसरो यानी स्पेस अपना बनाने वाले, अपने स्पेस सेंटर बनाने वाले दुनिया के वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीज में से हो गए। तो अगर हम देखें तो जब ये स्पेस एज आई तो उसमें हम पीछे थे मगर थे, और एकदम पीछे नहीं थे, बीच में कहीं नजर आ रहे थे। अब आइए 75 से 2000 के बीच में क्या एज आई, सॉफ्टवेयर की एज। अब सॉफ्टवेयर की एज में हमें प्रोमिनेंट कंट्री के रूप में उभर रहे थे। सिलिकॉन वैली में आप देखें तो इंडियंस बहुत प्रोमिनेंट स्टेज में थे, और अंतर ये आया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अमेरिका के बाहर जो पहला ऑफिस बनाया वो भारत के बेंगलोर में 1998 में बनाया। यानी आप देखिए जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, भारत की पोजीशन भी एडवांस होती चली है। अब 2000 से 2025 के दौर में आई। अब इसमें कौन से दौर आया, इस दौर की मैं शुरुआत मानता हूं 1996 में, जब आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू के साथ उस समय विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कस्परोव की बाजी हुई। ये नई अनोखी चीज थी कि भाई कंप्यूटर जो शतरंज की बाजी खेल रहा है, तो किसी ने नहीं सोचा था कि 25-20 साल में एआई के बाद पहुंच जाएगी। अब हम एआई के दौर में एंटर किए हैं, और भारत आज की स्थिति में आप इतना ही समझ लीजिए कि वर्ल्ड एआई समिट हुई पेरिस में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें को चेयर बन के गए, यानी सह अध्यक्ष बन के गए, क्योंकि 5G रोल आउट में इंडिया इस समय फास्टेस्ट कंट्रीज में से एक है। अगर आपने ये बात पढ़ी हो कि इस समय जो एआई की एडेप्टेबिलिटी है, उस एआई की एडेप्टेबिलिटी में भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट एडाप्ट करने वाले कंट्रीज में से एक है। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, जिसके बारे में कहा जाता था कि सारे जितने लोग कम पढ़े लिखे कम समझदार हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कर नहीं पाए। चिदम्बरम जी का फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में फोर्थ हाउस में दिया गया बयान है, मगर आज आपको पता है हम नंबर 1 देश नहीं है। सिर्फ 48% दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं, विच इज अमेरिका चाइना को मिला दीजिए तो मिला के तो उससे ज्यादा हो रहे हैं। यानी आज जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत भी आगे की कड़ी में दिखाई पड़ रहा है। तो 25 से 50 के बीच में जो अमृत काल का मुख्य कालखंड आएगा, आप ये तय मान लीजिए कि इसमें भारत की नई चीजें उभर कर सामने आने वाली हैं, और भारत की सोसाइटी,
भारत की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है टेक्नोलॉजी से, मैं इससे दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक चीज जिसका उल्लेख पचौरी जी ने किया था, भारत में सोसाइटी को लड़ाने के जो प्रयास किए और टुकड़े टुकड़े में कर दिए, टेक्नोलॉजी उसका जवाब देने जा रहा है। क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, दुनिया की सोसाइटी में बदलाव है। जब प्रिंटिंग प्रेस आया, पहला न्यूज़पेपर 17वीं शताब्दी के आसपास आया, तो जानते उसने क्या किया? चर्च के साम्राज्य को बहुत बड़ी चुनौती दी। तो क्या कुछ चीजें छपकर सबके हाथ में आने लगी। पहले था कि जो बोलेगा वही समझ में आएगा या फिर लिखा जाएगा, हाथ से लिख के देना बहुत मुश्किल था। हजारों हजार लोगों तक एक बार में पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। और आप देखिए यूरोप में नहीं, जो धार्मिक रूढ़वादिता थी वो पीछे चली। जब से इंटरनेट का दौर आया तो अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई। क्योंकि अब जो कुछ बोला जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, वो हर आदमी के पास अवेलेबल है। यू कैन नॉट स्टॉप। और किसी भी व्यक्ति को, ठीक है बहुत सारी चीजें मैनिपुलेटेड है, वो अलग बात है, मगर कंपैरिजन करने के लिए आपके पास बहुत इजी टूल्स अवेलेबल है। अगर आप डीप डाइव करेंगे तो 80 से 90% आप हकीकत तक पहुंच सकते हैं। अब इसी कालखंड में आप देखिए भारत के लिए क्या हुआ। जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, भारत की श्रेष्ठता उभर के सामने आनी चाहिए। मैंने अभी कुंभ का उल्लेख किया, हम लोग बच्चे थे 80 के दशक में, हम सब ने पढ़ा है, जो लोग हमारी जनरेशन के होंगे, हमसे सीनियर जनरेशन के होंगे, कि कुंभ संगम कहाँ है? कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती।